सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां यूपी के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही है और ये फैसला बीजेपी को हराने और इंडिया की जीत की रणनीति है या मजबूरी का भाईचारा, ये कहना मुश्किल है क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस पार्टी आज तक इंतजार करती रहती है। शायद समाजवादी पार्टी उसकी मर्जी की फूलपुर और मझवा सीटें दे दे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों ने पर्चा तक भर दिया तो कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि अब समाजवादी पार्टी का तन मन धन से साथ दिया जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो, आरएलडी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सबने अपने ताश खोल दिए हैं और कल नामांकन का आखिरी दिन है और उससे पहले यूपी की सियासत में क्या कुछ देखने को मिल रहा है वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनके लिए जो सहयोगी पार्टियां रही हैं, जो छोटी पार्टियां रही हैं, जो वो पार्टियां रही हैं जो पिछड़ों दलितों के समाज के नाम पे जिन्होंने अपने चुनावी राजनीति को खड़ी किया, उनको उन्होंने वक्तन फौक्तन इस्तेमाल किया है। इस बार भी इस्तेमाल किया है। उनको लगता है कि अब ये हमारी ज़रूरत के लिए, हमारी ज़रूरत की बेकार है ये, तो हमेशा है तो इनका रवैया रहा है, इनका हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, वो उनकी कोई अहमियत कभी रही नहीं है। उन्होंने हमेशा उनको हाशिए पे रखा है, तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है। ये उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है, तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का इन सभी विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को, योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। 9 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव साइकिल पर सवार होते हुए नजर आएंगे, यानी कि साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक अध्याय लिखने जा रही है। तो इस पर चुटकी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लिखा कि ठग को, यानी कि ठग को ठग ने ठग दिया। जी हाँ, जिस प्रकार से लगातार सियासत देखने को मिल रही है इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे बड़ा दाव संजय निषाद पर था कि संजय निषाद को क्या कोई पार्टी में या कोई सीट मिलेगी, लेकिन वो बेरंग वापस लौट आए, जिसके बाद कहीं ना कहीं संजय निषाद की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर लगातार सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आता, तो दूसरी ओर जहां संजय निषाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी कई सवाल दागे जा रहे हैं। लेकिन आरएलडी ने अपनी एक सीट
लेने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर ली है। वहीं मीरापुर सीट पर आरएलडी को अपना उम्मीदवार उतारने के लिए दिया गया मिथिलेश पाल वहां पर मीरापुर सीट से उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं आरएलडी ने अपनी खाते में एक सीट ले ली, लेकिन संजय निषाद लगातार मान मनौती करते रह गए, मुलाकात करते रह गए, लेकिन उन्हें दिल्ली से बेरंग वापस लौटना पड़ा। और इसके साथ साथ इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारी ना उतारी हो। तो वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवा, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और मुरादाबाद की कुदर की सीट पर अब सियासी रण देखने को मिल रहा है। और इन सब चीजों में हलचल तब तेज हो गई जब मायावती ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि मायावती ने भी लिस्ट जारी कर दी है। कटहरी अंबेडकर नगर से अमित वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह, मीरापुर से शाहनजर, सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, करहल से अवनीश कुमार शाह के कुदरकी से रफत उल्ला को टिकट दिया है। गाजियाबाद शहर से परमानंद गर्ग, मझवा से दीपक तिवारी को टिकट दिया गया है। तो माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ 2 सीटों पर ओवैसी की पार्टी भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से जैसे जैसे उपचुनाव की डगर पास आती हुई नजर आ रही है, बयानबाजियों का भी दौर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से लगातार सियासत के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। केसी जैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक पांडे प्रदेश महासचिव रालोद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरिनाथ जी आपके पास आएंगे। जिस प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही थी कि आखिरी मौके तक कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आखिरी में यही होता है कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। हरिनाथ जी। देखिए आरती जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिस तरह से धर्म की राजनीति कर रही है, जिस तरह से दंगे फसाद करके चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे उच्च पदस्थ नेताओं ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर यह निर्णय किया कि हम जो है इस इंडिया गठबंधन के लोग उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी या उनके कोई घटक हमारे जो होते हैं उनको पूरी तरह से तन मन धन से समर्थन देंगे और हमारा संगठन पूरे जी जान से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। और ये तथाकथित जो सांप्रदायिक पार्टियां बनी हुई अपने को बैठी हुई है, कहती है हम सबका साथ सबका विकास, इनको जो है हरा कर यहाँ से भेजने का काम करेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने इनको 78, 79, 80 सीट की आशा करते थे, 33 सीट पर लापटका। निश्चित रूप से विधानसभा के उपचुनाव में 9 की 9 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन की झोली में डालने का काम करेंगे। और हम चुनाव लड़े न लड़े, 1 सीट पर लड़े, 4 सीट पर लड़े, हम लोगों का आपसी समझौता है, मन से हम लोग एक हैं। ये थोड़ी है कि संजय निषाद जी दिल्ली गए, 5 दिन तक बैठे रहे, वहां से रुहासे हुए चले आए। अब बताइए, जो पीडीए है हमारे, हमने जिसको नाम दिया है, इनमें पीडीए में अनुप्रिया पटेल जी को कुछ नहीं मिला और जो है इनको ओम प्रकाश राजभर जी को कुछ नहीं मिला। संजय निषाद जी भी 2 सीट पर लड़े थे पिछले, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो जिस तरह से पीडीए वर्ग का ये लोग अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से एक धर्म विशेष को एकदम हाशिए पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सुनी होंगी, बिहार में एक सांसद इनका कह रहा है कि अगर यहाँ रहना है
तो हिंदू हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। क्या हमारी संविधान इसकी इजाजत देता है? किस तरह से एक चुनाव जीतने के लिए, चाहे झारखंड का, महाराष्ट्र का विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो और विभिन्न राज्यों का उपचुनाव हो, जीतने के लिए अभी यूपी में रहते हैं, की राजनीति करने को उतारू है। हम लोग निश्चित रूप से इनके हराकर इनके मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है केसी जैन जी, इस बार कोई टूटने वाला नहीं है। इस बार एक साथ आपके साथ मिलकर आपके लिए चुनौती बनकर इस बार गठबंधन खड़ा है। कैसे लड़ेगा? क्योंकि साइकिल पर सब सवार हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन 9 सीटों पे साइकिल तो सवार नहीं हो चुके हैं, साइकिल को मजबूती दे रहे हैं हम लोग। सारी ये थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी सबल पर सवार हो गए हैं इनके जो सहयोगी। कोई किसी पर सवार नहीं होता है। एक साथ मिलकर अपनी अपनी बारी में बोलिए तो सही रहेगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। करहल सीट को लेकर के आप कहीं लगातार चुटकी काटने लगती है। ये करहल सीट परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की है। तो देखिए, आजमगढ़ लोकसभा भी पहले समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, बीच में क्या भी चली गई। और एक चीज देखिए कि एक समय ऐसा था 2019 के इलेक्शन में कि चाहे डिम्पल जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे अक्षय जी, सब की सब एक तरफ से चुनाव हार गए जो परंपरागत सीटें उनकी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसके काम के आधार पर उसको समर्थन देने का काम किया है। अभी आप देखिए, इसके जस्ट पहले हरियाणा के चुनाव थे। हरियाणा के चुनाव में किस किस तरीके के दावे इंडी गठबंधन कर रहा था, लेकिन वास्तविकता ये है कि इंडी गठबंधन तार-तार हो चुका है। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, समाजवादी पार्टी 20 प्रत्याशी उतार देती है बिना किसी गठबंधन के, कांग्रेस के विरोध में वहां पर। और हरियाणा में भी आप देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी ने अपना अलग चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद जिस गठबंधन की बात कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से और समाजवादी पार्टी कर रही थी, यही आम आदमी पार्टी को कोशिश है कि अगर आप साथ में चुनाव लड़ते तो शायद ये परिणाम नहीं। लेकिन होश इसलिए आया है कांग्रेस को, दरअसल हरियाणा के परिणामों ने ये मजबूरी का गठबंधन एक बार फिर से ला करके खड़ा कर दिया है। इसके पहले मध्य प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव हुए तो 6 सीटें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने नहीं दी थी। और ना तो इन्होंने हरियाणा में सीटें दी, ना तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में सीटें दी। तो जो लोग कहते हैं प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा, विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा, आखिर क्या मजबूरी आज पड़ी कि इस विधानसभा चुनाव में 9 सीटों के उपचुनाव में भी ये गठबंधन के नाम पर कोई गठबंधन नहीं है। ये 5-5 सीटों का बंटवारा कर रहे थे, फिर 6 और 4 पे आ गए, फिर 3 और 7 पे आ गए। अब क्या हुआ? सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि हरियाणा में इनको आईना देखने को मिल गया। इसलिए मजबूरी में कांग्रेस पीछे हटी है, नहीं तो कांग्रेस पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। धर्मेंद्र जी, ठग को महाठग ने ठग लिया, क्या कहेंगे? आरती जी, अब आपका सवाल ऐसा है तो मेरा सवाल नहीं, ट्वीट किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आपने देखा ही होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली यही करती रही है। वो किस तरह से आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, इसके पहले मध्य प्रदेश हो, चाहे तमाम सरकारें, वो या तो नोटों के बंडल से या ठग से, धोखा और खोखा और धोखा से सरकार बनाने में माहिर लोग ये दूसरों को राय दे रहे हैं। ये तो अपने गठबंधन साथियों से कहते हैं कि सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। संजय निषाद जी दिल्ली गए, क्या हुआ? उनको जानते हैं क्या बताया गया? उनको बताया गया कि महाराष्ट्र में देख लो, हमारे परंपरागत साथी थे परिवार शिवसेना, और उनको मैंने क्या किया, वो हमारे साथ जैसे हटे उनकी पार्टी मैंने छीन लिया, उनके नेताओं को छीन लिया और उनके पार्टी से तोड़ करके मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को समझाने का, साथ रखने का, जो इनके पास बंडल और धोखा दोनों इनके पास है, वो दिख रहा है। सवाल ये है, समाजवादी पार्टी सबसे पहले से कहती आई और इंडिया गठबंधन प्रत्येक नेता का ये मानना था, सीट से ज्यादा जीत जरूरी है। हमारे लिए सीटें मायने नहीं थी, महत्वपूर्ण ये था कि किस सीट पर कौन नेता ज्यादा आसानी से जीत सकता है। उसके साथ इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, बूथ के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी ताकत लगा करके किस तरह जिताएंगे, ये महत्वपूर्ण था। और इसी तहत जब आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता लोग मिल करके जब ये तय किए
कि 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन लड़ेगी समाजवादी अगर पार्टी के पहले ही संबंध से से। ये तय था और कि सारे जीत के कार्यकर्ता- लिए जाना है तो 2 सीटें आप लोग ऑफर कर देते हैं, उधर से 5 सीटों की डिमांड होती है। क्या पहले से बैठकें नहीं हुई, मंथन नहीं हुआ? नहीं, डिमांड 5 सीटों की कहाँ हुई, किसने किया, ये तो हमारे पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 2 अगर कोई सीटें कही तो नहीं आपने दी डिमांड थी तो ना, मैं नहीं 2 बता सीटें सकता। तो आपने दी थी ना, ये तो ऐलान है। नहीं, ये कभी किसी हमारे ऑफिशियल नेता का, कांग्रेस किसी नेता का बयान आया हो तो आप बताएं कब आया है कि जिसमें कहा गया 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है, खैर, या 1 गाजियाबाद। सीट छोड़ी गई या 5 सीट छोड़ी गई है। नहीं, बिल्कुल कभी कुछ नहीं था। ये आपसी नेताओं के आपसी सहमति से जिन सीटों पर आपको लगता ही नहीं कैंडिडेट थी कि तय हो कांग्रेस गए लड़ पाएगी। और जीत सकते थे। नहीं, जिन सीटों पर कैंडिडेट तय हो गए कि इन कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना है, इनकी लोकप्रियता ठीक है, वो घोषित कर दी गई और समय समय पर जो निर्णय होता गया क्रमशः घोषित की गई। आज जो तो 3 सीटें बची थी उन पर भी घोषणा हो गई। तो ये कभी नहीं था कि ठीक कौन है सीट धर्मेंद्र किसके लिए छोटी जाए। और सुनिए, राजनीति में मैं एक बात बताऊं, ये जो फैसला है राजनीति में मील का पत्थर होगा। ये पहली बार 2 बड़े राजनीतिक दलों ने, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी और देश की तीसरे वही नंबर की ऐतिहासिक इस बार लोकसभा के सबसे अंदर बड़ी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही, बैकडोर से समर्थन। नहीं, बड़ी मेरी बात बात है। सुनिए, उपचुनाव है ये, आम चुनाव नहीं, उपचुनाव है। दोनों लोगों ने एक सेट किया, एक पैरामीटर सेट किया कि राजनीति में ऐसे भी समझौते हो सकते हैं, राष्ट्र हित के लिए, देश वही हित आप के लोगों लिए ने महसूस और किया, सामुदायिक राजनीतिक शक्तियों में को ऐसे हराने के लिए समझौते हो सकते हैं। बिना सीटों के भी पूरे कार्यकर्ता एक दूसरे का सहयोग करके भारतीय जनता ठीक है पार्टी को धर्मेंद्र जी, हराएंगे। लौटूंगी ये और भी बहुत गेस्ट बड़ी है, मील उनका का भी रुख पत्थर करना साबित मुझे। होगा। ठीक है जी जी। पंकज जी, जिस प्रकार से अभी आपने तीनों नेताओं की प्रतिक्रिया देखी होगी और समीकरण देख रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है तस्वीरें? कांग्रेस क्या क्षेत्रीय दलों के पीछे रह गई? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो वो पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है। 2004 से अगर कांग्रेस का आकलन करें, 2004 में लोकसभा में 145 सीट जीती, उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में 206 सीटें जीती। तो इस तरह से कांग्रेस कभी बहुमत का आंकड़ा 272 का पार नहीं कर पाई। कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीय दलों के आश्रय के कंधों की बैसाखी पे ही कांग्रेस की सरकार चल रही है। और अब जो देखें अन्य राज्यों में भी देखें तो कांग्रेस बैसाखी के ही सहारे चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लबरेज है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और जिस तरह से सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम कर रही है, तो देखिए उसके परिणाम सार्थक कितने होते हैं ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन यह है कि जिस तरह से नए सिरे से उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, 2.5 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और पूरे देश की बात करें तो ये आंकड़ा 9 करोड़ के लगभग पहुंच रहा है। तो ये सब ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। और कांग्रेस तो देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है और उसकी बैसाखी पर ही चलते 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार बहुत खराब स्थिति रही। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के कंधे पे ही लद के उसके बैसाखियों के ही सहारे, समाजवादी पार्टी के बैसाखियों के सहारे कांग्रेस को 6 सीटें मिली। तो ये भी मान के चलिए। और जिस तरह समाजवादी पार्टी का जिस तरह से 37 सीटें मिलने के बाद जिस तरह से लोकसभा में उसका तीसरी बड़ी पार्टी है, तो वो आज उसके कार्यकर्ताओं का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोबल बहुत ऊंचा है। तो इसलिए वो कोई भी चूक नहीं करना चाहते। इसीलिए देखिए 9 सीटों के जो चुनाव रहे उसमें उन्होंने तत्काल एक मिनट, जो कांग्रेस ने डिमांड किया था कि मजवा और वहां आपके फूलपुर की सीट उनको दी जाए, समाजवादी पार्टी ने उसको भी डिक्लेयर कर दिया और कांग्रेस को इस स्थिति के लिए मजबूर कर दिया कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। यही हाल हुआ। इसलिए कांग्रेस का हाल तो बहुत बुरा है। और निश्चित मान के चलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच मेन मुकाबला होगा। ठीक है पंकज जी। विवेक जी, आप तो बैठे बैठाए एक सीट मिल गई आप लोगों की, बढ़िया मीरापुर सीट, कैसे देखते इसे? देखिए, पहले तो मंच क्योंकि संजय निषाद तो काफी बहुत ज्यादा उन्होंने जद्दोजहद किया, उसके बावजूद बेरंग लौट आए। नहीं, देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। और हमें मीरापुर की जो सीट मिली है, चूंकि वो सीट हम ये मान के चल रहे हैं कि एनडीए के ही खाते में जा रही है, हमारी वो सीट वहां से हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो सनातन की धरती है। वहां पे शुक्रतीर्थ के नाम से एक क्षेत्र है जहां पे 5000 साल पहले अभिमन्यु के पुत्र
श्री महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई थी और आज भी वो पूरा क्षेत्र सनातन के इस प्रादुर्भाव से ओतप्रोत है। अब चूंकि विपक्षियों की बात करें तो ये सनातन में आस्था तो रखते नहीं है, तो जहां पे सनातन की बात होगी, जहां पे सनातन की धरती होगी, वहां पे इनकी जीत छोड़िए, इनकी दावेदारी भी मुझे लगता है जमानत जब्त हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, ये पहली साइकिल मुझे लगता है इतिहास में कोई देख रहा है जिसमें कैरियर नहीं है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मन से हम साथ हैं, तो वो मन से प्रचार भी करेगी, कांग्रेस मन से प्रचार भी करेगी, कांग्रेस मन से वोट भी दिलवाएगी, लेकिन साथ में नहीं दिखेगी और ना कहीं दिखाई देने की योग्यता में या क्षमता में है, क्योंकि इनको इस समय सपा ने इस स्थिति में छोड़ दिया है कि ये केवल सपा की साइकिल का पंक्चर ठीक करेंगे। इनको सपा ने अपनी साइकिल का पंक्चर ठीक करने की स्थिति में छोड़ दिया है। अन्यथा ये सोचने वाली बात है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी वो चाह कर भी दावेदारी तक अपनी तय नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात, यही स्थिति सपा के साथ हरियाणा में थी, आपको ये भी समझना पड़ेगा। अब दोनों के अंदर सबसे बड़ी बात यह देखने के लिए बात जो आकलन एक निष्कर्ष निकलता है, सौतन को बेरंगी, सौतन को ढोने जैसी स्थिति हो गई है। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। सपा के कांग्रेस पे कटाक्ष, कांग्रेस के सपा पे कटाक्ष, उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन जो है वो इंडिया अलायंस है, तो मुझे लगता है कि इनको अपने इंडिया अलायंस का करेक्शन दोबारा से तय करना चाहिए, क्योंकि ये नाम तो इनको सूट नहीं करता है, वो चाहे किसी भी आधार पे देखा जाए। ये ना इंडिया अलायंस है और ना ही ये समीकरण राजनीतिक समीकरण का अलायंस है। ये वास्तव में केवल और केवल भ्रमित करने का अलायंस है। दोनों ही राजनीतिक दल भ्रमित हो रहे हैं। सपा ने चूंकि मुझे लगता है कि स्थिति को थोड़ा पहले भांप लिया था, इस वजह से सपा ने इनको सिर्फ पंक्चर बनाने का काम दे दिया। और उससे बड़ी बात देखिए, सहयोगी दल की बात हो रही है। आज भी कई सपा के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस में कमियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सपा में कार्यकर्ता का कमियां निकाल रहे हैं, और ट्विटर पे या एक्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए दिन इस तरह की अभिव्यक्ति झलकती रहती है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने अपनी योग्यता, क्षमता को पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता वास्तव में दुविधा में है, दुविधा की स्थिति में है कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि सपा ने बता दिया है हम आपके हैं कौन। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हरिनाथ जी जवाब दीजिए। देखिए आरती जी, ये पहले सहयोगी और बैसाखी की सरकार चला रही, वर्तमान में बीजेपी की सरकार बैसाखी का मजाक उड़ा रही है। आप बताइए, इससे पहले 5 बार बीजेपी की एनडीए की सरकार रही है गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी केवल 2 बार बहुमत की सरकार अपने में रही है, और सहयोगी और जिसको बैसाखी कर उससे सरकार चलाई है। और कांग्रेस ने कितनी बार चलाई? तो इस समय तो गठबंधन एक निश्चित रूप से प्रासंगिक हो रहा है। इनका भी गठबंधन है, हमारा भी गठबंधन, हमारा भी गठबंधन है। तो हमारे गठबंधन में जो भी चुनाव लड़े, चुनाव लड़े, इनके क्या हो रहा है? एक कहावत है हमारे पूर्वांचल में, गवरुआ के शादी में पारुआ उछल कूद है। ये हमारा आंतरिक मामला है, उछल कूद कर रहे हैं। साथ साथ कुछ मीडिया वाले उछल कूद कर रहे हैं कि कांग्रेस अब खत्म हो गई, कांग्रेस की कार्यालय। अरे भैया, मीडिया को दोष क्यों दे रहे भाई? मीडिया को हरिनाथ जी, पहले तो आपके साइकिल पर आप सवार नहीं हुए, हमको ही गलत ठहरा देते हैं आप पर। देखिए केसी जैन जी आ रहे हैं। चली रही है आपकी, कांग्रेस खत्म हो गए, कांग्रेस को खत्म करने वाला कोई जन्मा ही नहीं है। अब तो लगातार उसकी आवश्यकता ही नहीं है, कांग्रेस खुद को खत्म कर रही है, उसकी जरूरत ही नहीं है, किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस खुद को स्वयं समाप्त कर रही है, अपनी क्षमताओं को कांग्रेस स्वयं समाप्त कर रही है। अभी दम भर रहे थे कि सबसे ज्यादा राजनीतिक राज करने वाले ये हैं देश के ऊपर, और आज इनकी ये स्थिति है कि एक सीट की दावेदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस तो अपनी क्षमता को स्वयं समाप्त कर रही है। कांग्रेस ने एक अयोग्य नेतृत्व पे भरोसा करके यकीन मानिए खुद को हाशिए पे डाल दिया है। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है हरिनाथ जी, ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है। देखिए अभी हरिनाथ जी लौटूंगी। अभी हरिनाथ जी एक बात कह रहे थे कि हमारा आपसी मामला है। बिल्कुल ये आपका मामला है, लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं, आप हरिनाथ जी आ जाएंगे, लौटेंगे अभी। अगर आप पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, हरिनाथ जी लौटेंगे, वो हमारे साथ में है, आप परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, सारे दल हमारे साथ में है, तो सवाल तो उठेगा ही। आप कांग्रेस हरिनाथ जी समर्थन कर रहे हैं, आप करें, अब दूसरे की बात सुननी जरूरी है ना। हरिनाथ जी किसी की आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है केसी नहीं, दरअसल क्या है समाजवादी पार्टी का
हल्ला बोल का जो एक हमेशा से सिस्टम रहा है, हल्ला बोल करके उसको आवाजों को दबाने का, वही ये करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल इनको जो सीटें लग रहा है कि अजय सीटें हैं, वो चाहे कराल हो, चाहे फूलपुर हो, कुंदलकी हो, दरअसल क्या है कि ये किसी का राज्य नहीं है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और जनता ने बड़ी बड़ी सरकारें बदली है। कांग्रेस की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जब 1975 के आपातकाल के बाद में आई थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब उसका विरोध हुआ था, और उसके बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार तब इंदिरा जी और तमाम सारे लोग चुनाव हार गए थे। तो और अभी आप देखिए, चाहे अक्षय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, आप देखिए सारे की सारे परिवार की सीटें भी समाजवादी पार्टी हार गई थी। ये कहते रहा अजय है, करेल इनकी सीट है, फूलपुर की सीट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये, जिस गठबंधन की ये बात कर रहे हैं, गठबंधन है कहाँ? ये सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ता का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के आरएलडी के साथी भी हमारे साथ में है। और जो सीट, पहली बात तो ये उपचुनाव है, ये मुख्य चुनाव नहीं है विधानसभा का। उसके बाद में भी आप देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ है वो है, और जो नहीं है वो नहीं है। लोकसभा लड़ेंगे तब भी हम साथ साथ लड़ेंगे, विधानसभा होगा तब भी हम साथ साथ लड़ेंगे। यहाँ तो फार्मूला ही अलग है। इनका फार्मूला क्या है? पंजाब में अलग लड़ेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में साथ साथ लड़ेगी, हरियाणा में अलग लड़ेगी, और उत्तर प्रदेश समर्थन देने की बात करेंगे। वही हाल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अभी जब विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर का हुआ तो वहां पे समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने इनको समर्थन नहीं दिया। 20 सीटों पे प्रत्याशी वहां पर उतारे, और हरियाणा में कुछ भी नहीं मिला समाजवादी पार्टी को। और कांग्रेस ने घास नहीं डाली, ना आम आदमी पार्टी को, ना समाजवादी पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ ने इनको एक साथ आने पे मजबूर किया है। ये मजबूरी का गठबंधन है। वो कांग्रेस पार्टी जो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को घास डालना बंद कर दिया था लोकसभा चुनाव के बाद, आज एक साथ जिसको कहते थे नहीं विधानसभा में हम साथ रहते नहीं रहेंगे। ये विधानसभा का गठबंधन ही नहीं है। ये गठबंधन तो हमारा लोकसभा के लिए। लोकसभा चुनाव हो गया, काम खत्म, अब फिर क्यों साथ साथ आ गए? सीटें नहीं मिल रही है, अब भी साथ साथ आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये मजबूरी का गठबंधन है। क्योंकि वहां पे आईना देखने को मिल गया हरियाणा के चुनाव में। और अभी कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे थे कि किसी भी बड़े नेता की तरफ से बयान नहीं आया कि हमको इतनी सीटें चाहिए। अरे पता कर लीजिए अजय राय साहब, अजय राय साहब ने कहा हमारी बातचीत चल रही है, हम 5 सीटें लेकर रहेंगे, मिलेगी 5 सीटें। आप पता करिए पहले अपने नेता का बयान, सारे टीवी चैनलों पे चला बयान, वो आप कह रहे किसी नेता ने कुछ कहा ही नहीं। और फिर आप हरिनाथ जी जवाब देंगे अभी, सुनने पे तैयार हो गए आप, उसके बाद में क्या बात करते हैं? हाँ धर्मेंद्र जी, ये कैसा गठबंधन है? बिल्कुल ठीक कह रहे। पंकज मलिक जी बड़ा सवाल उठा रहे थे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं। हम 2 राजनीतिक दल हैं, विचारधारा आधारित एक दूसरे से समझौता किए, कोई किसी की बैसाखी, कोई किसी का कमजोर नहीं, हम कंधे धर्मेंद्र जी और आगे ले जाएंगे गठबंधन को, उनके प्रत्याशियों को जिताएंगे। अब आता है सवाल भारतीय जनता पार्टी का, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भरती है। सदस्यता अभियान की बड़ी तारीफ करें। सदस्यता अभियान साहब अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा, अस्पतालों धर्मेंद्र जी का फ्रेम ही चला तरह से उठा करके आवाज आ रही है हमारी। अच्छा बोलिए धर्मेंद्र। दूसरी बात ये तमाम ऐसे 1 दर्जन से अधिक राज्य, 1 दर्जन के लगभग राज्य ऐसे जहाँ भारतीय जनता पार्टी शून्य पर है, जहाँ पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब आते देखिए जो मूल सवाल है, अच्छा चुनाव हारने के बाद क्या करेंगे भाई? सारे नेता पहले अगर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, एक तो आप बच जाएंगे साफ साफ कि भाई हम तो लड़ ही नहीं रहे थे, और उसके बाद में ये ईवीएम पे ठीकरा तो नहीं फोड़ेंगे आप लोग। लेकिन देखिए जब ये सीटें हार जाएंगे, लोगों ने तय किया था संविधान की बात हो, आरक्षण की बात हो, पहले ये तय कर लीजिए, सौहार्द बचाए रखने की बात हो, या पीडीओ के हक हुकूक की बात हो, तो अगर इसको अब बीच में बोलेंगे तो हमारी बात भी नहीं आएगी। धर्मेंद्र जी अगर हार जाएंगे तो ईवीएम पे तो ठीकरा नहीं फोड़ेंगे,
केसी जैन जी पूछ रहे हैं। देखिए समाज केसी जैन जी क्या पूछते हैं, ये सारे लोगों के पास तो कोई ये जनता के बुनियादी सवालों का जवाब है नहीं। अब बुनियादी सवालों पे जवाब होता तो ये बहराइच में दंगा नहीं कराते। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया। अगर इनके अंदर इन्होंने काम किया होता तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उद्योग धंधे, नौकरियां, मां गंगा से लेकर के इन्होंने जो वादा किया था उसका घोषणा पत्र जोर जोर से पढ़ते और बताते। भारतीय जनता पार्टी के साथी बताते हैं एक ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम किया, न उद्योग धंधा लगाया है, न नौजवानों को नौकरियां दी है, न मां गंगा साफ हुई, न 100 इन्होंने मेट्रो सिटी बनाने की बात की थी, उसकी बात हुई, न गड्ढा मुक्त हो पाया उत्तर प्रदेश। तो सवाल ये है कि इन्होंने किया नहीं, सिर्फ बाइफरकेशन करने के अलावा, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के अलावा, बांटो और राज करो के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। अब आता गठबंधन पर। अरे 40-42 दलों के गठबंधन के लोग, अगर बैसाखी की बात है तो बिहार में बैसाखी पर है, महाराष्ट्र में किसकी बैसाखी पर है, झारखंड में किसकी बैसाखी पर है, तमाम और राज्य जम्मू कश्मीर में किसकी बैसाखी पर है। तो इनकी तो कश्मीर और मणिपुर में तो कैंडिडेट आपका समय पूरा हो गया, ठीक है, लौटेंगे। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैंने अभी उदाहरण दिया था कि पड़ोस की सौतन न ढोते बनती न निगलते बनती। बैसाखी और सखी में बहुत अंतर होता है। हम तो बिना मांगे, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो अपनी दावेदारी बाकायदा दर्ज कराते हुए एनडीए गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है विपक्ष की जो लड़ाई है वो मुझे लगता है कि हमारे एक प्रवक्ता ने बहुत अच्छी पूर्वांचल की लोकोक्ति बताई थी। चूंकि हम भी पूर्वांचल से ही आते हैं तो मैं जरा इसको और स्पष्ट कर देता हूं। हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत है, पड़ोस का सास घरे का मेहरारू और घरे का सास पड़ोस का मेहरारू। अगर समझ में आ रहा होगा तो ये स्थिति बड़ी स्पष्ट है। सपा और कांग्रेस इस समय इसी हाशिए पे चल रही है। अपने घर में नहीं, पड़ोस में क्या हो रहा है उस पे ज्यादा देखना, दूसरे दल में सामने जो हमारे मित्र दल है उनके यहाँ पे क्या स्थिति है वो देखना चाह रहे हैं। अब चूंकि धर्मेंद्र जी अधीर हो रहे हैं, देखिए अगर आपके अंदर क्षमता है तो सुन लीजिए, संयमता से मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात आ जाने दीजिए, आप वरिष्ठ हैं, बोल लीजिएगा। अरे आप बोल लीजिएगा, चूंकि मैं समझ रहा हूं कि आपको ये आप कांग्रेस के ऊपर इस तरह की अभिव्यक्ति को थोप सकते हैं, हमारे ऊपर नहीं थोप पाएंगे ना, तो इसीलिए निवेदन है, सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पहले दिन से जब से इनका गठबंधन हुआ है, इनके गठबंधन के जितने दल हैं देख लीजिए, किसी की भी स्थिति, मनस्थिति और आत्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति एक दूसरे के प्रति कभी स्पष्ट नहीं रही है। आम आदमी पार्टी की बात करिए, चाहे ममता बनर्जी की बात करिए, चाहे शिवसेना महाराष्ट्र की बात करिए, अभी तो ये भी खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे जी गए थे और बाकायदा मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस जी से, तो हो सकता है कि इनको वहां भी एक झटका लगने जा रहा हो। हाशिए की बात यह है कि सपा पीडीए का नारा लेके चलती है, लेकिन इस पीडीए को सार्थक करने के लिए सपा को अपने हर प्रत्याशी की जाति को प्रामाणिकता के साथ ट्विटर पे पोस्ट करना पड़ता है बता के कि हम पीडीए के साथ हैं। क्या आप मानते हैं कि आपके समर्थक या जनता इनके पीडीए को भी नकार रही है? भाई आप प्रमाण तभी देंगे ना जब साच को आज का, जब प्रमाण तभी देंगे जब लोग आपको नकार रहे हैं, आपके मुद्दे को नकार रहे हैं। अगर आपके पीडीए को लोग सहज स्वीकार करते तो मैं पूछता हूं कि महाराष्ट्र के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें तो आपने केवल मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। और एक सवाल सबसे बड़ा सवाल उठ जाएगा, मैं पूछता हूं, दूर मत जाइए, ये मुस्लिमों के बड़े हितैषी बनते हैं। आजम खान आज तक जेल में है, उसकी जिम्मेदार सपा है, क्योंकि सपा कभी चाहती नहीं कि कोई मुस्लिम नेतृत्व या मुस्लिम समुदाय को कोई नेतृत्व मिले। यही कानपुर बगल में है इरफान सोलंकी जी, मुझे बताइए जितने मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के जेल में हैं, क्या समाजवादी पार्टी ने किसी एक नेता की पैरवी के लिए अधिवक्ता सभा जो बना रखी है उसके किसी वकील को कोर्ट में खड़ा किया है? क्या किसी एक का केस सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई है? वास्तविकता ये है इन नेताओं के परिवार केस लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिमों का ध्रुवीकरण वोट लेने के लिए इनके साथ फोटो खिंचवाने का काम करती आई है, और यही कारण है कि आज ये जेल में है, क्योंकि इनकी पैरवी करने वाली पार्टी नहीं है, इनकी पैरवी के लिए खड़े नहीं होते ये लोग। वास्तविकता है ये। धर्मेंद्र, अगर धर्मेंद्र जी के पास चुनौती देता हूं, बता दें कि किसी एक नेता के लिए इन्होंने या मुस्लिम नेता या पीडीए के नेताओं के लिए कभी अपने अधिवक्ता सभा के किसी वकील को कोर्ट में खड़ा किया? नाम बता दे, केस नंबर बता दे, मैं बता दूंगा। आप सुन लीजिए, ऐसा है समाजवादी पार्टी आपसे पूछ करके एक वकील नहीं नियुक्त करेगी। अरे मैं कहां कह रहा हूं, आपके पीडीए का भ्रम मैं बता रहा हूं, आप पीडीए के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं। आप छोटी बिरादियों को केवल ये एहसास दिलाते हैं कि तुम छोटे हो, तुम अछूत हो, तुम एकदम समाज में बैठने योग्य नहीं हो। आप उनको घृणा का एक भार दिलाते हैं, भाव दिला करके केवल राजनीतिक मंच से उनको संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके लिए काम क्या करते हैं वो बताइए ना। सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, हाँ ठीक है धर्मेंद्र जी बोलिए अब। अगर नहीं सुनना है तो फिर क्यों आप सवाल कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं सुन रहा हूं। ऐसा है, कपिल
कपिल सिब्बल जी वो आजम साहब के लिए पेश हुए, हमने राज्यसभा भेजा, समाजवादी पार्टी ने भेजा, आपने नहीं भेजा। और हमको एक आपके टीवी चैनल पे किस वकील को कहा और किसकी पैरवी के लिए भेजा है बताने की जरूरत नहीं। उससे महत्वपूर्ण सवाल है गठबंधन धर्म की बात आप बताएंगे, जो महाराष्ट्र के अंदर जिस पार्टी जो आपके साथ सदस्य थी उसके पीठ में छुरा घोंप पूरी धर्मेश जी के साथ समझौता किया, उसको निपटा दिया। आपने पंजाब के अंदर समझौता किया, अकाली दल का क्या हासिल किया। आप गठबंधन धर्म की बात बताएंगे, आप उत्तर प्रदेश के अंदर 4 दल है। अरे आम आदमी पार्टी गठबंधन आपका, पंजाब कांग्रेस भूल गए क्या? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब भूल गए? दूसरी बात अब मत्था तो आप लोग मत रहे थे भाई। अगर नहीं सुनना है तो फिर सवाल मत करिए। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप बीच में बोलेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए धर्मेश जी। तथ्य गलत थे ना, तथ्य गलत थे। बोलिए धर्मेश जी अब आपसे हमको पूछना पड़ेगा कि कब कौन सा वकील जा रहा है, कौन पैरवी कर रहा है। देखिए ये तो आपने योगी आदित्यनाथ पे गंभीर सवाल उठा दिया, जो फर्जी लोग मुकदमा लगा जेल भेजे हैं। आपने तो मोदी जी पर सवाल उठा दिया। आपने उसका विरोध किया, आप कोर्ट में उसके विरोध में गए, आप न्यायालय गए, किसी को खड़ा किया आपने उसके लिए भी। अगर सरकार ने किसी पे फर्जी मुकदमा किया, आपने किस वकील को खड़ा करके उसको पीआईएल के माध्यम से चुनौती दे दी, बता दीजिए। केवल और केवल गलत बयानबाजी करने से आप थोड़ी सार्थक कर लेंगे पीडीए के एजेंडे को। सुन लीजिए। अरे भाई अगर नहीं सुनना, मैं कह रहा हूँ आप बोलते रहिए तो फिर चिल्लाने सही से क्या बोले, हम फायदा सुनने के मेरे? लिए तो बैठे हैं। ठीक है, अरे सही नहीं, आप जानते हैं पैरवी की बात, आप कोर्ट है तो बताइए पैरवी की हो तो कपिल सिब्बल जी का नाम ले रहे हैं। कपिल सिब्बल जी ने कौन सा केस लड़ा कि समाजवादी पार्टी का केस नंबर दे दे? ठीक है विवेक जी। अरे नहीं तुमको मालूम है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा बाद में आप बोल लीजिएगा, पहले इनको सुन लेते हैं। दूसरी बात देखिए, आप ये पीडीए की बात उठा रहे थे, जात बताने की बात उठा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इन्होंने गंभीर सवाल पैदा किया। नरेंद्र मोदी आकर के सभा में कहते हैं मैं पिछड़ी जात का हूँ। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों की जात संसद के अंदर बताते हैं। तो ऐसा तो आपने उनके ऊपर उंगली उठा दिया। कितनी गंदी बात है कि आपने नरेंद्र मोदी जी ने दूध वाला कौन साबित कर रहा था? लोकसभा के अंदर खुद को दूध वाला कौन साबित कर रहा था कि हमने कितने एससी बनाया, कितने बीसी बनाया मंत्री? ये तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे। ठीक है, ये तो और भारतीय लोग भी। जनता ठीक पार्टी है धर्मेंद्र जी। हम पीडीए की बात करते हैं। ठीक है। तो ये तो मानना पड़ेगा ना, नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा पीडीए चुरा लिया इन्होंने। ये भी कॉपी करके चल रहे हैं। ये एजेंडा अगर नरेंद्र मोदी जी का था तो ये तो कॉपी कैट हो गया ना। अपना एजेंडा लेके आते, वो भी सरकार का एजेंडा चलाएंगे। मोदी जी के एजेंडे पे तो सरकार नहीं है, मोदी जी के एजेंडे पे तो समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल चला रही है। यानी तो इसको स्वीकार करिए ना कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको एक मार्गदर्शन दिया और उसी मार्ग पे आप चल रहे हैं। अगर गरीबों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया होता पंकज तो आज जी, आपको दंगा कराने जिस प्रकार से पहले लड़ाई थी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ लड़ेगी लेकिन कोई सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से अब समाजवादी पार्टी बसपा और बीजेपी में फाइट है, कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर होगी। मुख्य मुकाबले में तो देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होगा, लेकिन ये है कि बसपा की एंट्री से कहीं ना कहीं दलित वोटों का भी जो है, जिस तरह से मायावती की एंट्री हुई है इस उपचुनाव में, तो ये निश्चित मान के चलिए ये मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणात्मक भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और रहा सवाल ये है कि जातिगत जनगणना और तमाम इस तरह के मुद्दे उठाने वाली पीडीए इंडी गठबंधन कर्नाटक में आंकड़े नहीं जारी करवा पाए, बिहार में आंकड़े नहीं जारी करवा पाए, सिर्फ खाली जो है एक जुमलेबाजी करना। और जिस तरह से संसद में राहुल गांधी से जात पूछी गई तो राहुल गांधी नहीं बता पाए, उन्होंने भड़क गए, अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा। तो इस तरह की बात करना और देश में जाति पाति के नाम पे सबको बांटना, ये मलिक साहब भाजपा कर सकती है, संसद के अंदर किसी माननीय सांसद की जात पूछ सकती है, सबको जाति पाति इतनी के नाम पे प्रतिभा बांटना ये जायज नहीं है। और जिस तरह से निश्चित मान के चलिए कि 2027 के आते आते ये जो कांग्रेस का और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है ये रह नहीं जाएगा। निश्चित रूप से इसमें दरार पड़ जाएगी। अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ही दरार सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने जिस तरह से मजवा सीट की डिमांड रखी थी पहले ही, उसको समाजवादी पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर करके उसकी तीसरी कर दिया। और उसके बाद वो एक साथ जवाब दीजिएगा आप। प्रेशर बना अभी केसी जैन जी से भी पूछूंगी, एक साथ दीजिएगा आप। और 9 अंत में वाकओवर देना पड़ा कांग्रेस को, और 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये भी देखिए। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं से अपने को इस स्थिति में नहीं पाती है। कांग्रेस को जनाधार, ठीक है 2 सीटें अगर उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जा रही थी, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट, तो उसमें भी उसको लड़ना चाहिए था, भले उसकी हार थी, लेकिन उसका जनाधार बढ़ाने का काम था और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक होता। तो
तो उसको फाइट पे लाना चाहिए था, लेकिन समाज नहीं, अगली बार इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, कहूंगा मलिक साहब से पूछ ले क्या करना चाहिए। कांग्रेस की ही बैसाखियों पर चल रही है, अरे समाजवादी पार्टी की बैसाखियों पर ही चल रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसी के बदौलत उसको 6 सीटें मिल गई है, इसीलिए वो इसी आधार पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए यही चल रहा है। मलिक साहब, एक मिनट, महाराष्ट्र में क्या हुआ? एक साथ जवाब दीजिए, ऐसे डिबेट समझ नहीं आएगी जनता को। घमासान मचा हुआ है। आधा घंटा महागाड़ी गठबंधन से मलिक साहब से चूंकि बोल रहे हैं तो मलिक साहब अगर कांग्रेस ठीक है, केसी जैन जी यूपी की बात करिए, चंद्रबाबू नायडू कहाँ चले गए? तस्वीरों में साफ, यूपी में साफ, कैसे क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहे हैं, क्या यूपी से साफ हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, देखिए सही बात है। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, अरे इतना सभा पे चिल्ला लेते भाई, इतना सभा के लिए बोल देते तो सीट मिल जाती। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है केसी जैन जी। सबको चुप करा दीजिए, तब फिर बात चुप बने। करा सुन रहे थे आधे घंटे से। देखिए जो कांग्रेस का निर्णय है, कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया, क्योंकि कांग्रेस को एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि खैर और गाजियाबाद की सीट वो लड़ते और चुनाव हार जाते तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक तोहमत लगाती कि आपने 2 सीटें हरा दी और सपा यही लड़ती तो सीटें जीत जाती। जबकि कांग्रेस को ये पता है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में 10 की 10 सीटें हार रही है, जिसमें से 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 1 सीट पे बाद में होगा। इसलिए कांग्रेस ने जो 2 सीटें मिल रही थी उससे किनारा कस लिया कि समाजवादी पार्टी तोहमत न लगाने पाए। लेकिन कांग्रेस को एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि समाजवादी पार्टी सारी की सारी सीटें हार। दूसरी बात रही बात गठबंधन की, तो एक काम और किया है समाजवादी पार्टी ने कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 6 सीटें विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मांगी थी और कांग्रेस से किनारा कस लिया था, अब यहाँ पर भी ये 6 सीटें मांग रहे थे, 6 से फिर 5 पर आए, 50-50 हुआ 5-5 पे, फिर वो 4 और 6 पे हो जाए, 4-6 छोड़िए, फिर वो 3-7 पे हो जाए। आखिर में 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने दी कांग्रेस को, तो वो भी उनके ऊपर एहसान कर रहे थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे चुनाव लड़े। तो समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश का बदला पूरा कर लिया सीटें ना दे करके। तीसरी बात ये है कि ये प्रदेशों में कह रहे थे हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी कि अगर कांग्रेस इतना भी करे कि बाहर से समर्थन दे रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी जिसने अभी जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी, हरियाणा में एक भी सीट नहीं दी और विरोध करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी जम्मू कश्मीर में, वही यहाँ पर तो 2 सीटें मिल रही थी उसकी तिलांजलि देने के लिए क्यों तैयार हो गई केसी कांग्रेस जैन पार्टी? जी, लेकिन एक सवाल लगातार खटकता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि संजय निषाद तो लगातार दिल्ली में बैठे थे कि मानेंगे नहीं जब तक में 2 सीटें मिलेंगी, लेकिन उनको बेरंग लौटना पड़ा। आप भी तो अब बड़ा दिल दिखा सकते थे। देखिए संजय निषाद जी का ऐसा कोई बयान नहीं है, न तो हमारे गठबंधन से अलग है, एनडीए से ना तो अलग है। और ये उपचुनाव यहाँ पे 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, हमने उनको 11 सीटें दी, 11 सीटों तक निषाद पार्टी पहुंची है। किसके बल पे पहुंची है? भारतीय जनता पार्टी के बल पे पहुंची है। हमने जिसका साथ दिया पूरा साथ दिया और सबको सबके हक की सीटें दी गई, वो चाहे निषाद जी की पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो। आज आरएलडी और जिसकी ये बात कर रहे थे पीडीए की, उसके बारे में भी एक बात कह दूं कि ये पीडीए कहते जरूर है, लेकिन जब विपक्ष के नेता की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने किसको बनाया है? क्या वो पीडीए का है? क्या वो पिछड़ी जाति का है? क्या वो SC ST का है? नहीं, तब उनको कोई और याद आता है। और जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, एक दलित महिला, एक आदिवासी महिला को एनडीए ने वो प्रत्याशी बनाया, उसके विरोध में किसको उतारा था? पीडीए के समर्थक दल ने। अभी कोई और था, ना वो पिछड़ा था, ना वो दलित था, ना वो आदिवासी था, ना वो महिला था, किसको उतारा था? जबकि उनको पता था, जबकि विपक्ष को पता था, कांग्रेस को पता था, सपा को पता था, लेकिन उसके बाद में भी उस दलित ठीक है, लेकिन वो जीत करके पद पे बैठे। विपक्ष बहुत नाराज हो रहा है, आपको ज्यादा समय देते रहे। ठीक है धर्मेंद्र जी, आइए जवाब दे दीजिए। सत्तानुरूपता का गठबंधन, इसलिए लोग एक साथ आए हैं और इनको एक साथ लाने के लिए मजबूर किया है हरियाणा के चुनाव। ठीक है, एक जो है राजनीतिक विश्लेषण करता है, एक भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र जी, एक जो है लोकदल वाले,
जवाब जैन दीजिए। साहब एक बार भी नहीं बता पाए कि भारतीय जनता पार्टी में निषाद कटेरी मजवा सीट मांग रहे तो उसका क्या हुआ? आरएलडी के साथ हरिनाथ जी आएंगे आपके पास उसके बाद। बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक पे चरण वंदन कर रहे हैं, उनको मालूम है उनकी ये हैसियत लौट जाते एक एक करके ऐसे आवाज समझ नहीं, नहीं तो आएगी कोई किसी वाला को। नहीं था। रमेश जी मलिक जी हमारे बोलिए। वरिष्ठ साथी वो कह रहे थे मजवा कांग्रेस कैसी मांग रही है। जानकारी? अरे भाई मजवा आपके बीच में कोई नहीं बोला था। मजवा कांग्रेस मांग रही थी, ये धर्मेंद्र किसी जी। को नहीं पता कांग्रेस ने एक भी सीट मांगी, कांग्रेस के किस नेता ने बयान दिया कौन सी सीट कैसी जैन जी? चाहिए? अरे ये इस्तकबाल कम से कम एक ठीक है धर्मेंद्र जी बोलिए। कम से कम मीडिया के साथियों का और स्वतंत्र विचारकों को ये खुले मन से स्वागत करना चाहिए था कि भारत की राजनीति में ये मीडिया भी के संभव है कि दो बड़े दल आप बिना लोगों को किसी मीडिया सीटों को के खींच बिना लेते किसी हैं। लेन देन करके नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल अपने विचार रख रहा हूँ कि कम से कम खुले मन से इस बात का इस्तकबाल करना चाहिए था कि दो बड़े राजनीतिक दल बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सौदेबाजी के खुले मन से एक दूसरे कार्यकर्ता के साथ गठबंधन के नेताओं को, चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जो चुनाव निशान हो, उसको जिताने के का निर्णय लिया, जो बहुत बड़ा ये भारत की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन मील निकालना भारतीय जनता पार्टी की आदत है और उसी ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। अब ये कांग्रेस से कब सीटें मांगी? देखिए हरियाणा में तो अलग अलग लड़े, आपको तो साथ ही नहीं लिया। नहीं, सपा प्रचार करने अरे हरियाणा समाजवादी में पार्टी ने प्रचार भी नहीं किया। अब मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में समाजवादी वहाँ पार्टी पे ने भी एक आप भी पीछे सीट से नहीं मांगी समर्थन थी। कर देते। हमारे नेता ने सीधे कहा कि हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता सब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों की मदद करेगा, कौन गया था? पूरे तन्मयता से रहेगा। वो कौन हुआ। गया था बताइए? अब दूसरी अखिलेश बात मैं यादव आता तक तो हूँ। गए नहीं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी की जहां डिमांड रहती है, डिमांड पे नेता जाते हैं रैलियों में, जिसकी जरूरत समझती स्थानीय स्तर पर, वो कौन कहां नहीं गया ये पूछ करके किसी पार्टी के नेता से नहीं जाएंगे, वो आपसी समझौते का। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती? तो ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना कार्यालय खोल दिया, दो सीट मांग रहे तुमने आरएलडी 2 सीट मांग रहे, कितनी सीट अभी तक क्यों एक सीट पे छोड़ के किनारे पर लगातार वो क्लेम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसको क्यों नहीं दिया? सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो बोलने का समय दे दीजिए, वहाँ तो आपने 9 सीटें ले ली है हरिनाथ जी। दूसरे नहीं, गठबंधन धर्म निभाना जानती नहीं जनता पार्टी, गठबंधन जिसमें कोई नहीं, आप कृपया परेशान मत होइए। आज जो है ये चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, महंगाई के लिए इन्होंने क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या किया, कानून व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं, जब जिनके विधायक ही अपने नगर अध्यक्ष पर FIR करा रहे हैं कि हमारी हत्या कराना चाहते हैं, उस प्रदेश का क्या होगा, ये मुद्दा होना चाहिए। और इन्होंने 2.5 साल हो गया सरकार बने, 2022 के बाद से ऊपर होने जा रहा है, एक भी नियुक्ति नहीं निकाली। हमारे यहाँ रोजगार के लिए बेरोजगार जिनके हमारे प्रदेश में है, सब परेशान है। इलाहाबाद में आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसके लिए सरकार के पास कोई समय नहीं है। अब ये गठबंधन है, ये गठबंधन के लोग आपस में क्या करते हैं आपको मैं बताऊंगा आरती जी। अगर ये सरकार से हट जाए, ईडी सीबीआई और सभी संवैधानिक संस्थाओं, ठीक है समय कम है, या उसका प्रभाव विवेक जी लास्ट में। देखिए इस फ्रेम में आज आप 2 प्रवक्ताओं को देखिए, 2 राजनीतिक जज जो दोनों साथ बैठे तो हैं, लेकिन दोनों को देख के, दोनों की अभिव्यक्ति का स्पष्टीकरण देख के जो भाव आपके मन में आ रहा है उससे कहीं ज्यादा मेरे मन में आ रहा है, और जनता के मन में भी वही भाव आ रहा होगा, क्योंकि वो भाव मैं यहाँ व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस भाव को व्यक्त करने के बाद हताशा फैल जाएगी। उससे बड़ी बात यह है, ये आरोपों, देखिए इतनी देर में इन्होंने आरोप की बात की, आपके मुद्दे पे बात नहीं की, इतनी देर में केवल ये आरोप प्रत्यारोप में रह गए। ये सरकार को घेरने के लिए वही रटी रटाई जो एक इनकी स्वांग वाली भाषा है उसको लेके बैठे हुए हैं। ये अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि इनकी इस पूरे चुनाव में भूमिका क्या है और इस चुनाव में इनका कैसे योगदान रहेगा। जो समाज कांग्रेस के साथ सपा ने किया हरियाणा में, वो ये यहाँ पे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ऐसे हैं कि एक दूसरे की परछाई भी नहीं दिखाई दे रही एक दूसरे को। और उससे बड़ी बात, इतनी देर में आपके मुद्दे को छोड़ के सारी बातें कर दी इन्होंने। ये बात
वो राजनीतिक दल कर रही है जिसने इस देश पे इतने लंबे समय तक राज किया है। ये कह रहे हैं आज बेरोजगारी है, इसका जिम्मेदार कौन है? उस खाई को पाटने का काम हम कर रहे हैं। आप तो सड़क पे बेरोजगारी से लेके आतंकवाद के गड्ढे छोड़ के गए थे, गुफाएं बना के गए थे आप आतंकवाद की। हम उस गुफाओं को भरने का काम कर रहे हैं, हम उस आतंकवाद को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है ना जो चितपावन ब्राह्मणों के नरसंहार से लेकर के, सिखों के नरसंहार से लेकर के, कांग्रेस राज से लेकर के समाजवादी पार्टी जिसमें आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, ये वही लोग हैं ना जिनको आतंकवादियों पे कार्रवाई होने से दर्द होता था। ये वही लोग हैं ना जिनके ब्यूरोक्रेट्स विदेश में जा करके आतंकी संगठनों के साथ बैठ के कॉफी पीते थे। बहुत सारी कहानियां हैं, अभी कहानियां अगर बाहर आने लगेगी तो इनका इतिहास बाहर आएगा। देश का युवा वर्ग जो राजनीतिक रूप में इनको देखता है लेकिन इनका इतिहास नहीं जानता, वो नकार देगा। जो बचा खुचा वोट बैंक है वो भी समाप्त हो जाएगा। और आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी बैठे हैं, बड़े शिष्टाचार से पूछता हूं, चलिए पीडीए की जब बात होती है तो आप वहां पे उसमें पीडीए में कहां फिट होते हैं वही बता दीजिए। उस पीडीए में धर्मेंद्र सिंह जी कहां फिट होते हैं? कभी अगड़ा बोलते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी अन्य दल बोलते हैं। भाई हैं कौन आप हैं कहां पीडीए में? मैं तो ये पूछ रहा हूं, हरनाथ उपाध्याय जी हैं, कहां पीडीए में बैठते हैं आप? पीडीए में है कहां? आपका भागीदारी क्या है? आपकी योगदान क्या है पीडीए में? पीडीए आपको स्वीकार कहां करता है बताइए ना मुझे। ठीक है, आप सभी आप लोगों तक को तो भ्रमित कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से उपचुनाव की जंग छिड़ चुकी है और सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है और अब सभी ताल ठोकने के लिए और अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए चुनावी मैदान में है। और दो लड़कों की जोड़ी लगातार सुर्खियों में बनी रही, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने 9 की 9 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी ठोक दी और जिसके बाद कई सवाल हैं। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।